जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों क्वेश्चंस आज जो है पार्ट बाय पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लगभग अप्रॉक्स क्वेश्चन 300 देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। तो इसमें फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100 और बायो 100 क्वेश्चन मिलेगा और टोटल क्वेश्चन जो होगा वह 300 होगा। ठीक है, तो बन रहे पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ देख सकते हैं गति चैप्टर मोशन अध्याय, वन लाइनर होगा क्वेश्चन दोस्तों। और भाग 1 यानी सब भाग में 25 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जहाँ पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सामान्य चाल किसे कहते हैं, और इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना, जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करता है उसे समान चाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषा असमान चाल किसे कहते हैं ना, जब कोई वस्तु बराबर समय में अलग अलग दूरी तय कर दे उसे हम असमान चाल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत चाल का सूत्र क्या होगा, तो औसत चाल का सूत्र होगा ना कुल दूरी बटा कुल समय होगा। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय होगा। ठीक है, नेक्स्ट वेग क्या है, तो विस्थापन की दर के वेग को वेग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल और वेग में क्या है, तो चाल एक अदिश राशि है और वेग जो है एक सदिश राशि है, यही इसमें अंतर है। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं न, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर यानी ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है त्वरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदन किसे कहते हैं ना, वेग के घटने की दर को मंदन कहते हैं। वेग की घटने की दर को मंदन कहते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है, त्वरण का जो ऐसा मात्रक होता है वह मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी मीटर बाय पर सेकेंड। चाल, चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो चाल का ऐसे मात्रक होता है मीटर बाय सेकेंड होता है। वेग, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय आरेख का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, विस्थापन को दर्शाता है। नेक्स्ट, दूरी विस्थापन में क्या अंतर है, तो दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, जब विस्थापन शून्य हो तो दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दूरी शून्य या अधिक होगी, दूरी शून्य या अधिक होगी। औसत वेग का सूत्र क्या होता है ना, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। समान वेग किसे कहते हैं ना, जब चाल और दिशा दोनों स्थिर रहे उसे समान वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण क्या है, तो गति का पहला समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण क्या है, तो गति का दूसरा समीकरण होता है ना s बराबर यू टी प्लस 1/2 एस टी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है गति का समीकरण का सूत्र क्या होता है, गति का तीसरा समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ दिया हुआ है ना v स्क्वायर इजकल टू माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर इजकल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं, तो वाहन की चाल को मापा जाता है स्पीडोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर क्या मापता है, तो वाहन द्वारा चली गई कुल दूरी को जो है ओडोमीटर मापता है। समान चाल और असमान वेग में क्या अंतर है, तो समान चाल में केवल गति स्थिर होती है और समान वेग में दिशा भी स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चले तो दूरी और विस्थापन क्या होगा ना, बराबर होते हैं, दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। पृथ्वी की और स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु पर कौन सा त्वरण लगता है, तो जी बराबर होता है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चले, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चले तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं।
आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? पीरियोडिक मोशन, जो गति बराबर समय अंतराल पर दोहराई जाए उसे हम आवर्त गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलन की गति का क्या है? तो पेंडुलम की गति को दोलन गति कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाग 2, इसमें भी 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है विस्थापन कब ऋणात्मक हो सकता है? जब वस्तु प्रारंभिक बिंदु की विपरीत दिशा में जाए तो वह ऋणात्मक हो सकता है। समान त्वरण किसे कहते हैं? जब वेग समान दर से बढ़े या घटे उसे हम समान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण किसे कहते हैं? जब वेग अलग अलग दर से बदलता है उसे हम असमान त्वरण कहते हैं। मंदन का मात्रक क्या है? तो मंदन बराबर होता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं? न किसी क्षण की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। औसत चाल क्या है? औसत चाल और ताक्षणिक चाल में अंतर क्या है? तो औसत चाल कुल दूरी इस डिवाइड कुल समय में मिलती है, जबकि ताक्षणिक चाल किसी क्षण की चाल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 0 से t समय में v वेग प्राप्त करे तो त्वरण क्या होगा? यानी इसका सूत्र हो जाएगा a बराबर v/t हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वाहन v वेग से रुकता है, रोकने की दूरी सूत्र क्या होगा? ना इसका सूत्र हो जाएगा s बराबर v²/2a। अब यहाँ क्वेश्चन है जो गाड़ी की गति जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या होगा आंसर? तो सिंपल से बात है कि मीटर सेकंड में बदलने के लिए इसको क्वेश्चंस में लिखना है ना 54 ये बड़ा है और छोटा से भागा देना, यानी 5/18 से छोटा से भागा देना है। 18 तिया 54, तो 5 को 3 से यानी 5 गुना 3 कितना हो जाएगा ना 15। तो यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है समान चाल का उदाहरण दीजिए। रेलगाड़ी का एक समान रफ्तार से चलना ये होता है समान चाल का उदाहरण। असमान चाल का उदाहरण क्या है? बस की स्टॉप से स्टॉप तक चलना असमान चाल के उदाहरण है। सीधी रेखा की गति को क्या कहते हैं? उसे हम रेखीय गति कहते हैं। वक्र रेखा गति को क्या कहते हैं? तो उसे हम वक्रीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण धनात्मक होने पर क्या होगा? त्वरण धनात्मक होने पर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ऋणात्मक होने पर क्या होगा? न वेग घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत चाल और औसत वेग कब समान होंगे? जब सीधी रेखा में गति करने पर समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड में 4 सेकेंड में पहुंचती है तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण का फॉर्मूला होता है ना a बराबर होता है v-u/t होता है, और v का मान होता है अंतिम चाल, तो अंतिम चाल 40 है और u का मान 20 है। ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ना 20, और समय दिया हुआ है 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा ना 5। तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर 5 मीटर पर सेकंड में स्क्वायर होता है। त्वरण में मीटर स्क्वायर का पहचानने का नियम होता है। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसलिए न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत सारा दिया गया है। यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में 25 मीटर चलती है तो उसके द्वारा चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए यहाँ 25/5 दिया हुआ है, 5 से 5 काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दूरी विस्थापन कब समान होंगे? केवल सीधी रेखा पर जो है गति में समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोई वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटा में चले दूरी क्या होगा? तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल का मान है 72 और समय का मान है 5, गुना कर देंगे 5 10 7 35 36, यहाँ देख सकते हैं 360 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का ऐसा मात्रक क्या है? गति का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का ऐसा मात्रक क्या है? ना वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या है? ना विस्थापन का ऐसा मात्रक है मीटर। विस्थापन का मात्रक मीटर। यदि कोई वस्तु पर बल ना लगे तो उसकी गति कैसी होगी? तो सीधी रेखा में एक समान से चलेगी, सीधी रेखा में एक समान चाल से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो वह गतिकी में किया जाता है, गतिकी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ कि औसत चाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो औसत चाल को अंग्रेजी में एवरेज स्पीड कहते हैं। औसत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, औसत वेग को एवरेज वेलोसिटी। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर जो है त्वरण कहते हैं।
समान रूप से गति करने वाले वस्तुएं किस प्रकार की गति करती हैं? तो वह रेखीय गति करती हैं। गति की ऐसा मात्रा किस प्रणाली पर आधारित है? तो एमकेएस प्रणाली पर आधारित है। एमकेएस प्रणाली पर आधारित है। यदि कोई कार 10 सेकंड में 100 मीटर चले तो उसकी चाल क्या हो जाएगा ना? चाल बराबर दूरी बराबर समय, तो 100 दूरी है और यहाँ समय दिया हुआ है 10, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा ना 10। तो चाल जो हो जाएगा वह 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मंदन को और क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ये परिभाषा होता है कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 3 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड से 0 पर आ जाता है तो उसका मंदन कितना हो जाएगा? तो मंदन का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, ए बराबर v माइनस यू बटा टी। तो अंतिम जो है वह 0 हो जाता है। 0 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा ना? 12 हो जाएगा, वही माइनस में आएगा। और समय का मान दिया हुआ है 3, 3 से भागा देंगे कितना आ जाएगा ना? 4। तो आंसर क्या होगा ना? -4 होगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है -4। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। विस्थापन और दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है ना? उसे मीटर में सूचित करेंगे, मीटर में। ठीक है। नेक्स्ट है, रेखीय गति में वेग आरेख की ढाल किसे दर्शाता है? तो आंसर जाएगा त्वरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड तक पहुंचता है तो उसकी चाल त्वरण क्या हो जाएगा? तो त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, ए बराबर भी का मान कितना दिया? 15 में 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 10। और बटा समय 2 है, 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा ना? 5। तो यहाँ लिख सकते हैं 5, और इसका यहाँ आंसर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई कार 20 मीटर प्रति मीटर की चाल से 5 सेकंड में चले तो उसके द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा? तो तय दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो चाल दिया हुआ है 20 और समय का मान दिया हुआ है 5, गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5 में 10, यानी 100 मीटर दूरी है वह दूरी तय करेगी। इसका आंसर दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई 40 की घंटा से 2 घंटा चलता है उसकी दूरी कितना हो जाएगा? तो चाल बराबर दूरी गुना समय। तो दूरी का मान दिया, दूरी निकालने बोला है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल का मान दिया हुआ है 40 और समय का मान दिया हुआ है 2। तो 40 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना? 80। देख सकते हैं आंसर दोस्तों ने 80 दिया हुआ है। ठीक है। बस इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुना समय। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बस ध्यान से आंसर आएगा। समान गति में वेग और चाल कैसे रहता है? तो दोनों स्थिर रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि गाड़ी का बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा से इसे मीटर सेकंड में बदलना है। तो देखिए बड़ा है तो छोटा में जाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो यानी 90 बड़ा किलोमीटर प्रति बड़ा होता है, तो इससे सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना है। तो 18 का पड़ेगा, 18 पचे 90, 5 को 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा ना? 25। तो देखिए मीटर पर सेकंड में आ चुका है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इस प्रकार से सोल्यूशन किया जाता है। यदि कोई वस्तु, क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड से 0 पर आ जाता है तो मंदन क्या होगा? बस मंदन निकालना है। तो मंदन का मान हो जाएगा, अंतिम मान दूरी कितना है ना? 0 है, यहाँ 25 है, तो 0 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25 -25 हो जाएगा। बटा समय कितना है ना? 5, 5 से भागा देंगे कितना हो जाएगा ना? 5। तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में -5 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडुलम की गति किस प्रकार की गति होती है? तो वह आवर्त यानी पीरियोडिक एवं दोलन गति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो बस ना 108 को हम लोग क्या करेंगे ना? 5/18 से भागा देंगे। 18 छक 108, 5 छक 30। तो देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है ना 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय वेग आरेख। क्वेश्चन है, समय वेग आरेख का क्षेत्रफल में दर्शाना है। तो आंसर क्या आ जाएगा ना? विस्थापन। समय वेग आरेख का क्षेत्रफल दर्शाता है विस्थापन को। अब है, समान त्वरण में चली गई दूरी को किस में तो व्यक्त करेंगे? तो यह न्यूटन गति का दूसरा नियम है, S बराबर ut + 1/2 AT² में व्यक्त करेंगे। अब है, यदि कोई वस्तु 0 में 10 सेकंड में 100 मीटर वेग से प्रारंभ करता है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण मतलब ए निकालना है ना? तो ए निकालना है, v - u नहीं, 100 में 0 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा बाय 10, 10 से भागा देंगे 10 को कितना आ जाएगा ना? 10। देखिए यहाँ इसका आंसर जो है प्रेजेंट है। ठीक है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है न्यूमेरिकल्स हल करना। यदि कोई वस्तु को वेग में नहीं बदलता है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? इसका त्वरण जो है वह 0 हो जाएगा।
यदि कोई गाड़ी 20 मीटर प्रति घंटा की चाल से 10 सेकंड में चले तो वह दूरी तय करेगा। तो दूरी तय करेगा वो हो जाएगा ना चाल गुना समय। चाल दिया हुआ है ना 20 और समय दिया हुआ है 10, और 20 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 200 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर जाएगा 200 मीटर। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु एक ही बिंदु पर लौट आए तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो इसका विस्थापन जो होगा वह 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फिर 100 तक या टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर वस्तु का वेग कितना होता है? तो स्थिर वस्तु का वेग जो होता है वह 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उसके द्वारा वेग में कितना हो जाएगा? तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए 36 दिया हुआ है, 5/18 से गुना करना है, तो 18 दूनी 36, तो 2 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10। यहाँ प्रेजेंट है आंसर 10। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति मीटर वेग से चलकर 4 सेकेंड में 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, त्वरण क्या हो जाएगा? देखिए इसको निकाला कैसे जाता है त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा ना ए बराबर v माइनस यू। तो v का मान हो गया 40 और u का मान है 20 बटा टी का मान कितना है ना 4 से भागा देंगे तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, और 4 से जब भागा देंगे तो कितना आ जाएगा ना 4 से जब भागा देंगे तो वह 5 में हो जाएगा, और वो मीटर पर सेकेंड में वह सूचित करना है। तो देखिए आंसर जो है वह मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा में तय करे तो दूरी क्या होगा? तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुना समय। चाल का मान दिया हुआ है 60 और समय का मान दिया है 3, 6 18, 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु का विस्थापन नहीं हो तो औसत वेग कितना हो जाएगा? तो औसत वेग जो है वह 0 हो जाएगा। यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में 50 मीटर दूरी चलता है तो उसके द्वारा चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी का मान दिया हुआ है 50 और समय का मान दिया है 5, 5 से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 100। तो आंसर हो जाएगा ना 100 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, यदि कोई कार 0 से 20 मीटर पर सेकेंड वेग में 5 सेकेंड में प्राप्त होता है तो त्वरण क्या हो जाएगा? तो त्वरण का मान हो जाएगा यहाँ 5 में 20 में 0 घटाना है तो कितना हो जाएगा ना 20 हो जाएगा बटा 5, 5 से भागा देंगे, 5 4 20, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में 4 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, यदि कोई वाहन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटा में चलता है तो तय की दूरी कितना हो जाएगा? तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुना समय। चाल का मान दिया है 72 और समय का मान दिया है 2, तो कितना हो जाएगा ना 144। ठीक है, किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ऑनलाइन में आंसर दिया हुआ है 144। अब देखिए यहाँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको सिंपल सी है, 1 लिखना है और 5/18 से भागा देना है, और जब भागा देंगे तो वह 5/18 ही आएगा, पूर्णांक में किलोमीटर लिखाएगा। मीटर पर सेकंड है ना, तो ये मीटर पर सेकंड लिखाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं आंसर। यदि कोई वाहन 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा पर 10 सेकंड पहुंचता है तो उसके द्वारा त्वरण क्या होगा? त्वरण निकालना है, तो त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू। v का मान 36 दिया हुआ है और माइनस यू का मान 18 बटा 10। आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड 5/18 से भागा देना है, तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 18 होगा, तो 18 कट जाएगा। ठीक है, और जब बचेगा क्या ना 5/10 बचेगा, जब भागा देंगे तो 0.5। यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ 0.5 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाल को मापक यंत्र क्या है ना, स्पीडोमीटर से चाल को मापते हैं, स्पीड को मापते हैं। विस्थापन को किस में मापा जाता है? तो मापदंड से मापा जाता है, स्केल कहते हैं इसे। यदि कोई वस्तु 30 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर हो जाता है, 5 सेकंड में आ जाए तो उसका मंदन क्या हो जाएगा? तो मंदन का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस, यानी 20 में 30 घटाना है तो कितना आ जाएगा -10 हो जाएगा, बटा समय कितना है ना 5, 5 से भागा देंगे, 5 दूनी 10 -10, यानी वह -10, 2 से भागा दिए 5 10 यानी -2 आएगा आंसर। ठीक है, एक वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर तक चलता है तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का मान दिया हुआ है 100 और समय का मान दिया है 10, 10 से 10 को काटेंगे कितना हो जाएगा ना 10, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान गति में विस्थापन और दूरी क्या संबंध होता है? तो आंसर होगा दोनों बराबर होते हैं। जब कोई वस्तु वृत्त पर समान चाल से चलता है तो उसकी औसत गति होती है, कितनी होती है? समान वृत्त गति होती है। जब यदि कोई वस्तु 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 मिनट में चले तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगा? तो दूरी वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ मिनट में दिया हुआ है 30 मिनट, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा देना पड़ेगा, तो ये 60 कट जाएगा, तो कितना बचेगा ना 30 और किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ प्रेजेंट है 30 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं दूरी। अब है इसको याद रखना है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो ये सब चीज़ जो है याद रखना ज़रूरी होता है। यदि कोई कार 10 सेकंड में 20 की मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड में पहुंच जाता है, उसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो त्वरण बराबर हो जाएगा v माइनस यू। v का मान 40 है, u का मान 20 है, घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 20, है ना। v बाई समय कितना हो जाएगा ना, समय है 10, 10 से भागा देंगे 10 दूनी 20, त्वरण का मान निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है वेग का शून्य का अर्थ क्या होता है ना, स्थिर वस्तु स्थिर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है उसे गति कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? तो चाल क्या है ना, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को चाल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विस्थापन किसे कहते हैं? ना प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वेग कब शून्य हो जाता है? जब वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर लौट आ जाए तो वह शून्य हो जाता है। रेखीय गति के उदाहरण देना है तो ट्रेन की सीधी पटरी पर चलना जो है वह रेखीय गति के उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, टोटल फिजिक्स का 100 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद फिर 100 जो है केमिस्ट्री का देखेंगे, फिर 100 बायोलॉजी का देखेंगे। तो पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ देख सकते हैं केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के दिया हुआ टॉपिक्स हैं। और हम लोग टॉपिक्स क्या रहेगा ना, परमाणु संरचना और रेडियोधर्मिता पढ़ेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे, परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, और परमाणु अभिलक्षण पढ़ेंगे, फॉर्मेनिया स्पीसीज के प्रकार पढ़ेंगे, और परमाणु के संरक्षण पढ़ेंगे, और संयोजकता पढ़ेंगे, और आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे, मोलर संकल्पना पढ़ेंगे, और रेडियोधर्मिता पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, मज़ा ना आए तो कहना दोस्तों। और सभी क्वेश्चंस जो है बेसिक से हैं। और आर्यभट्ट बुक इतना मस्त बुक है दोस्तों कि क्वेश्चन से एक भी छूटेगा नहीं, ये गारंटी रहा। तो एक बार जो है आप बहुत सारा वीडियो देखते हैं तो इसमें जो है समय व्यतीत करके देखिए, एकदम 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना और रेडियोधर्मिता के 100 प्रश्न होंगे, ऑनलाइनर पर उत्तर होंगे, भाग 1 और 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, परमाणु किसका बना होता है? तो परमाणु जो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का बना होता है। परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है। तो जो प्रोटॉन का आवेश होता है वह प्लस में होता है, यानी +1 है, यानी प्लस होता है प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन को जो है ऋणात्मक दर्शाया जाता है, यानी -1 में दर्शाते हैं इसको, माइनस में होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का शून्य होता है, इसलिए न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। परमाणु का व्यास कितना होता है? तो परमाणु का जो व्यास होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है परमाणु का व्यास। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तावित हुआ था, किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? तो 1803 ईस्वी में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अणु से कैसे जुड़े हैं? तो आंसर होगा रासायनिक संयोजन से निश्चित अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु मॉडल में थॉम्स का मॉडल किस रूप में था? तो आंसर हो जाएगा प्लम पंडिंग मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था? तो नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, नाभिकीय परमाणु मॉडल। वॉर का मॉडल किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में गति करता है? तो वह स्थिर कक्ष में रहता है, यानी ऑर्बिट होता है। परमाणु संख्या क्या दर्शाता है? परमाणु संख्या तो यह प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या प्रतीत होता है? तो न्यूट्रॉन जो है n को दर्शाता है। आणविक द्रव्यमान क्या है? तो परमाणु या अणु के औसत द्रव्यमान को हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? परमाणु के अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं दोस्तों। और जब किसी वस्तु की इलेक्ट्रॉन संख्या निकालते हैं तो लास्ट में जो 1, 2, 3 रहता है तो वह उसकी संयोजकता होगा और उसे हम धातु कहेंगे। और जब 5, 6, 7 रहता है तो वह अधातु होता है और वह
उसको असंयोजकता निकालने के लिए 8 से घटा कर लिखते हैं। तो संयोजकता जो है एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्तों, संयोजकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए, तभी आप संयोजकता निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा है हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो जब 1 होता है इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो इस प्रकार से इसका संयोजकता निकाल सकते हैं। देखिए कार्बन का संयोजकता कितना होता है, कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6, और जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 होगा, तो जो 4 बच गया यही इसका संयोजकता हो गया। तो इस प्रकार से जो है संयोजकता निकालने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। मोलर संकल्पना क्या है ना, एक मोल जो होता है ना 6.022 इंटू 10⁻23 कण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, तो एवोगाड्रो संख्या जो है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या। रेडियोधर्मी विकिरण किसे कहते हैं ना, अस्थिर परमाणु से निकलने वाली ऊर्जा को जो है रेडियोधर्मी। नेक्स्ट जो है वह परमाणु संरचना और रेडियोधर्मिता, प्रश्न 21 से लेकर 40 तक, जिसमें से 21 का प्रश्न है अल्फा कण क्या होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना, हीलियम के 2 प्रोटॉन, तो इसका आंसर होगा ना हीलियम के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाले कण होते हैं अल्फा के, ठीक है। बीटा कण क्या होते हैं, तो बीटा के उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वाई कण, ये वाई कण नहीं, ये गामा किरणें हैं। गामा किरणें क्या होती हैं, तो गामा किरणें जो हैं उच्च आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं। नेक्स्ट है थॉमसन के मॉडल ने इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित है, तो यह धनात्मक गोले में बिखरे हुए हैं, धनात्मक गोले में बिखरे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कण को किस पर फेंका गया है, तो आंसर होगा सोने की पतली पन्नी पर, सोने की पतली पन्नी पर फेंका गया है, सोने की पतली पन्नी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का नाभिक क्या है, तो केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संगठन जो है यह परमाणु के नाभिक कण है। नेक्स्ट है ना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो 1U होता है, 1U, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो वह 1U के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1/1836U के बराबर होता है। बोर परमाणु के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, तो निश्चित कक्षों में घूर्णन करता है, निश्चित कक्षों में घूर्णन करता है। रेडियोधर्मिता किससे प्रभावित करती है, तो अस्थिर परमाणु पर होती है। नेक्स्ट है बीटा किरणें की ऊर्जा होती है, तो यह लगभग 5 MeV पर होती है। बीटा किरणें कितनी दूरी तक जा सकती हैं, तो यह कुछ मीटर हवा में जा सकती हैं। गामा किरणें कितनी दूर तक जा सकती हैं, तो गामा किरणें जो है सेकेंड मीटर या अधिक या शीशे एवं शीशा रोका जा सकता है। नेक्स्ट है परमाणु के लक्षण किसे कहते हैं, तो परमाणु की संरचना और गुण पर आधारित है। नेक्स्ट है ना, इलेक्ट्रॉन के आवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो यह हुंड का नियम और पॉलिपर के नियम पर आधारित होते हैं। परमाणु के संरक्षण और लक्षण किसे तय होता है, तो यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या से होता है। परमाणु संख्या Z किससे दर्शाता है, तो यह प्रोटॉन की संख्या पर दर्शाता है, यह प्रोटॉन की संख्या पर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या 1 किसे दर्शाती है, तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। यानी प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, योग को। आइसोटॉप किसे कहते हैं, समान प्रोटॉन अलग न्यूट्रॉन वाले परमाणु को आइसोटॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हैं परमाणु संरचना और रेडियोधर्मिता, है टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं, डाल्टन परमाणु के सिद्धांत के 5 प्रश्न हैं, ठीक है। तो डाल्टन परमाणु का नियम जो दिया था, या डाल्टन परमाणु का नियम क्या कहता है, तो यह पदार्थ अणुओं से बना होता है, पदार्थ जो है यह अणुओं से बना होता है, यह डाल्टन ने बताया था। डाल्टन का दूसरा नियम क्या कहता है,
तो सभी परमाणु एक तत्व के समान होते हैं, सभी परमाणु एक तत्व के समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अलग तत्वों के परमाणु समान होते हैं? नहीं, अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। डाल्टन के अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है? तो परमाणु का पुनः संयोजन होता है, परमाणु का पुनः संयोजन होता है। नेक्स्ट है, डाल्टन का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित हुआ? तो 1803 ईस्वी में प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु मंडल के 10 प्रश्न हैं। तो परमाणु मंडल के 10 प्रश्न है, इसमें थॉमस का मॉडल किस रूप में था? तो यह प्लम पंडिंग मॉडल पर आधारित था, प्लम पंडिंग मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन था, रदरफोर्ड ने किस प्रयोग से परमाणु के नाभिक खोजा था? तो आंसर जाएगा नागोल्ड फायल प्रयोग से किया था। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड मॉडल में नाभिक का चार्ज क्या है? तो यह धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, बोर मॉडल किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में घूर्णन करता है? तो यह निश्चित कक्ष में घूर्णन करता है। नेक्स्ट है, थॉमस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन का क्या आदेश था? तो आंसर जाएगा यह ऋणात्मक होता है। बोर मॉडल कौन सा नियम दिया था? तो वह क्वांटम स्तर के नियम दिया था। रदरफोर्ड मॉडल अधिकांश परमाणु कौन सा हिस्सा खाली है? तो आंसर जाएगा ना खाली स्थान, वास्तविक रूप से अधिकांश वॉल्यूम खाली होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थित है, नाभिक में स्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गति किसे नियंत्रित होती है? तो न्यूक्लियस की आकर्षण पर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, परमाणु के अभिलक्षण से प्रश्न है। तो क्वेश्चन से, परमाणु का द्रव्यमान किसे तय होता है? तो आंसर जाएगा ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर तय होता है। परमाणु के आकार के लगभग कितना होता है? तो परमाणु का आकार 10 के पावर में 10 मीटर के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की गति कैसे करती है? तो बहुत तेज और अराजक होती है। न्यूक्लियस का आकार कितना दूरी में होता है? तो लगभग 10 के पावर में -15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का आवेश शून्य क्यों होता है? ना प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस के बराबर होने के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, फरमानिया स्पीसीज के प्रकार। तो क्वेश्चन है, आइसोटॉप किसे कहते हैं? तो समान प्रोटॉन अलग अलग न्यूट्रॉन वाले परमाणु को आइसोटॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोबार किसे कहते हैं? समान द्रव्यमान वाला संख्या अलग परमाणु संख्या वाले परमाणु। ठीक है, आइसोटॉप किसे कहते हैं? समान न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु। नेक्स्ट है, आइनोटॉप किसे कहते हैं? समान परमाणु संख्या अलग इलेक्ट्रॉन्स वाले संख्या परमाणु। आइसोफॉर्म किसे कहते हैं? ना ऊर्जा स्तर में भिन्न और रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। परमाणु के संरचनात्मक लक्षण क्या हैं? तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो यह प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे दर्शाता है? ना प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूक्लियस किससे नियंत्रित करता है? तो परमाणु के द्रव्यमान एवं स्थिरता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर किसे निर्धारित होता है? तो कुछ क्वांटम संख्या पर आधारित होती है। कौन सा कण परमाणु को स्थिर बनाता है? तो न्यूट्रॉन जो कण होता है यह परमाणु को स्थिर बनाता है, परमाणु को स्थिर बनाता है। नेक्स्ट है संयोजकता, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? हाइड्रोजन की संयोजकता, तो हाइड्रोजन का जो संयोजकता होती है ना 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, परमाणु संख्या 8 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 और 6। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यही इसका क्या कहलाएगा ना, संयोजकता कहलाएगा। इस प्रकार से संयोजकता निकला जाता है। नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? तो नाइट्रोजन का होता है 7। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन विन्यास में तोड़ेंगे तो 2 और 5 होगा। तो इसे अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसका 3 जो होगा वही इसका संयोजकता होगा। ठीक है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होता है। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इसी के ये संयोजकता कहलाएगा, यही संयोजकता होता है। इस प्रकार से संयोजकता निकला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? फ्लोरीन की संयोजकता,
तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या ज्ञात करना होगा। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या ये ग्रुप 17 से है और इसका परमाणु संख्या फ्लोरीन का 9 होता है। आज जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 7 होगा। ठीक है, तो इसे अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता जो होगा वह 1 होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह से पढ़े हैं तो इससे संयोजकता को निकालना बहुत आसान होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं, टॉपिक है ना आणविक द्रव्यमान। इसमें से भी 5 प्रश्न हैं। आणविक द्रव्यमान से क्वेश्चंस हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अणुओं का औसत द्रव्यमान जो होता है वह आणविक द्रव्यमान के अंतर्गत आता है। H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो H का परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 गुना 2। और ऑक्सीजन का होता है 16। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ना, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 + 16, तो टोटल कितना हो जाएगा ना 18। ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा H2O का आणविक द्रव्यमान। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन का आणविक द्रव्यमान को निकाला जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। तो कार्बन का होता है 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है 8 का गुना करेंगे 2, 16 हो जाएगा। और यहाँ O2 है, मतलब 2 है, इसलिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा ना 12 + 16 दूनी 32। जब इसको जोड़ते हैं तो यह 44U निकलेगा। यानी इस प्रकार से आप जो है द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। 44 आणविक द्रव्यमान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब है नमक, यानी NaCl का द्रव्यमान कितना होगा नमक का? तो Na का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11, तो 11 दूनी 22 होना चाहिए। ठीक है, तो 22 नहीं होता है, लगभग 23 होता है। तो चलिए हम अप्रॉक्स 23 लेके चलते हैं। प्लस क्लोरीन का होता है 17, और 17 का दूना 34 होना चाहिए। ठीक है, क्लोरीन का होता है 17, 17 दूनी 34, 34 नहीं है, इसका 35 होता है। तो जब इसको जोड़ते हैं अप्रॉक्स यह 35 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा ना 8 और 5, यानी 58 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में है 58.5। तो इस प्रकार से जो है आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। बस इसका Na का और क्लोरीन का जो है द्रव्यमान संख्या कितना होता है यह याद रखना पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको याद रखना ही पड़ेगा, तभी बना सकते हैं। अब है C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो C6H12O6 है ना, इसका हमको द्रव्यमान संख्या निकालना है। तो कार्बन का होता है 6, तो इसका 6 दूनी 12 होना चाहिए, तो 12 है, गुना 6 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, गुना 12 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। तो 16 छक 96, तो कितना हो जाएगा ना 12 छक 72 हो जाएगा। प्लस 12 हो जाएगा, 16 25 छक 96, 96 हो जाएगा। जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 2 8 9 10, 10 के 0, 7 1 8 9 और 9 18। देखिए एक्चुअली वैल्यू अप्रॉक्स आ गया 180। तो इस प्रकार से जो है आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोलर संकल्पना के 5 प्रश्न। तो एक मोलर जो होता है, एक मोल किस पदार्थ में कितने कण होते हैं ये इसको निकालना है। तो यह 6.022 × 10⁻23 होता है एक मोल के मान। नेक्स्ट है 12 Gc में कार्बन कितने होते हैं, तो इसको भी वही याद रखना है, 1 होता है, 1 मोल होता है, और 1 मोल का मान 6.022 × 23 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा, तो जल का भी निकाले थे हम लोग, 18 निकला था, तो 18 यहाँ ग्राम होगा। और यहाँ जब 2 मोल का पूछा है O2 में कितने होते हैं, तो 2 गुना 1 मोल का मान इतना होता है, इतना से गुना करने पर इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है मोलर द्रव्यमान क्या है, तो एक मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, एक मोल का पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब है रेडियोधर्मिता के टॉपिक से 15 प्रश्न है। क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता विकिरण किससे निकलता है, तो अस्थिर नाभिकीय वाले परमाणु से निकलता है। नेक्स्ट है अल्फा कण क्या होता है, तो हीलियम के नाभिक में अल्फा कण होते हैं। नेक्स्ट है बीटा कण क्या होता है, तो बीटा कण में इलेक्ट्रॉन होते हैं। गामा किरण क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो होता है वह गामा किरण के अंतर्गत आता है। अल्फा कण की आवेश संख्या कितनी होती है, तो +2 होता है। बीटा कण का आवेश संख्या कितना होता है, तो इसका -1 होता है। गामा किरण का आवेश कितना होता है, तो वह 0 होता है। ठीक है, गामा कण कितने दूर तक जा सकता है,
तो इसका आंसर जाएगा कुछ सेंटीमीटर हवा में जा सकता है। बीटा कण कितनी दूरी तक जा सकता है, तो कुछ मीटर हवा में जा सकता है। गामा किरण कितनी दूरी तय कर सकता है, तो सेकेंडोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता क्षय का आधा जीवन क्या है, तो समय जिसमें आधा परमाणु नष्ट हो जाए उसे कहेंगे। रेडियोधर्मिता का उपयोग क्या है, तो चिकित्सा, ऊर्जा और डेटिंग का ये जो है वह रेडियोधर्मिता का उपयोग है। प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण देना है, तो आंसर जाएगा यूरेनियम। ये प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व के उदाहरण हैं। कृत्रिम यानी मान निर्मित रेडियोधर्मी तत्व क्या है, कोबाल्ट 60 जो है यह कृत्रिम रेडियोधर्मी के तत्व के उदाहरण हैं। और रेडियोधर्मी विकिरण से सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आंसर जाएगा शीशा या कंक्रीट ढाल होता है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन इसमें पूरा हुआ दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक जीव विज्ञान के क्वेश्चंस, और इसमें से टॉपिक आप देख सकते हैं न, सजीव जगत, जैव जीव विविधता, वर्गीकरण। ये जो है बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। सजीव जगत के वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, ये टॉपिक्स हैं। अब क्वेश्चंस का टॉपिक का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें से 100 क्वेश्चन होगा। इसमें सामान्य जीव विज्ञान परिचय के 10 प्रश्न हैं। अब क्वेश्चन है जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो आंसर जाएगा ना जीवन, प्रक्रिया एवं संरचना के अध्ययन को जो है जीव विज्ञान का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का अध्ययन किस स्तर पर होता है, तो वह कोशिका, अंग, तंत्र और जीव के आधार पर होता है। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाओं में किसका अध्ययन कोशिकाओं पर होता है, तो आंसर जाएगा कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान में अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो जीवों में गुणसूत्रों और वंशानुगत लक्षणों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है पौधों के अध्ययन किस शाखा में होता है, तो वनस्पति विज्ञान में होता है, बॉटनी में होता है। जानवरों के अध्ययन किस शाखा में होता है, तो प्राणी विज्ञान में होता है, जूलॉजी में होता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। जैव विज्ञान के प्राचीनतम पिता में से एक है, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, जीवों के रहस्य एवं जैविक प्रक्रियाओं को समझने के लिए जो होता है वह जीव विज्ञान का अर्थ होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं दोस्तों ना, सजीव जगत और जैविक विविधता से प्रश्न है, जिसमें जीवों के कितने समूह, मुख्य समूह मटा गया है, तो 3 समूह मटा गया है, पौधा, जानवर और सूक्ष्म जीव। पौधा, जानवर और सूक्ष्म जीव में बांटा गया है। जैव विविधता किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर सभी जीव रूपों की विविधता को जो है जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के स्तर कितने होते हैं, तो जैव विविधता के स्तर 3 हैं, अनुवांशिकी, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र जो है यह जैव विविधता के स्तर के भाग हैं। प्रजाति विविधता किसे कहते हैं, एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या को प्रजाति विविधता कहते हैं। नेक्स्ट जो है वह अनुवांशिकी विविधता का महत्व क्या है, जीवों के अनुकूल एवं विकास को जो है अनुवांशिकी विविधता का महत्व है। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा विभिन्न आवास एवं पर्यावरण में जीव रूपों का अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र विविधता कहते हैं। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, छोटे जीव के रूप में जो नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव हैं, तो एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक जो है बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है फफूंदी किस समूह में आता है, तो वह कवक के अंतर्गत आता है। जीवों के जीवन चक्र किसे कहते हैं, जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु, ये जो है जीवन चक्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवों की बनावट एवं कार्य में किस स्तर का अध्ययन होता है, तो आंसर जाएगा शारीरिक और संरचनात्मक का अध्ययन होता है। जीवों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो न भोजन का प्रकाश एवं फोटोसिंथेसिस जो में होता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में पर्यावरण के अध्ययन किस शाखा में होता है, आंसर जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जाता है। सूक्ष्म जीवों के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र क्या हैं, तो आंसर जाएगा बैक्टीरिया, वायरस और कवक के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो जैव विविधता के संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र एवं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वर्गीकरण के प्रश्न हैं, तो जीवों के वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो जीवों के वर्गीकरण जो है ना समान गुण वाले, समान
गुण वाले जीवों के समूह में बांटना जो होता है वह जीवों के वर्गीकरण के उदाहरण है। जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसे प्रारंभ किया था? तो कार्ल लिनियर ने किया था। कार्ल लिनियस ने कौन सी प्रणाली दी थी? तो द्विनाम प्रणाली दी थी। बायनोमोलियल नेमो लेक्चर्स दिए थे। द्विनाम प्रणाली किसने लिखा जाता है? तो जाति और प्रजाति के नाम पर लिखा जाता है। द्विनाम प्रणाली में क्या लिखा जाता है? जाति और प्रजाति का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण में सबसे बड़ा समूह क्या है? तो डोमेन जो होता है वह जीवों के वर्गीकरण का सबसे बड़ा समूह होता है। डोमेन के बाद सबसे बड़ा वर्ग क्या होता है? तो राज्य होता है, किंगडम। नेक्स्ट है पौधों के लिए कितने मुख्य राज्य हैं? तो वह प्लेनेट होगा। जानवरों के लिए सबसे मुख्य राज्य कौन सा है? तो आंसर हो गया एनिमालिया। जानवर के मुख्य राज्य भाग है। बैक्टीरिया किस राज्य में आता है? बैक्टीरिया जो होता है वह किस राज्य में आता है? तो वह मोनेरा विभाग में आता है। नेक्स्ट पूछा गया कवक किस राज्य में आता है? तो फंगी। कवक जो होता है वह फंगी राज्य में आता है। अब है प्रोटिस्ट किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ देख सकते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। जीवों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जीवों के वर्गीकरण का आधार जो है संरचना है, लक्षण है और वंशानुगत के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के दो मुख्य भागों में किस आधार पर बांटा जाता है? तो आंसर जाएगा कोशिकाओं के प्रकार, प्रोकैरियोट एवं यूकेरियोट के अंतर्गत आता है। जीवों के वैज्ञानिक नाम किस भाषा में है? तो वह लैटिन भाषा में है। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? तो जीवों के पहचान, अध्ययन और संरक्षण के लिए आवश्यक है। जीव जगत के वर्गीकरण क्या है? तो जीवों के आनुवंशिक वर्गीकरण किस आधार पर होता है? आनुवंशिकी एवं संरचना पर होता है। मोनेरा किस प्रकार के जीव है? तो मोनेरा जो है एक कोशिकीय। मोनेरा जो होता है एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। प्रोटिस्ट किस प्रकार के जीव है? तो वह एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक के अंतर्गत आता है। कवक किस प्रकार के जीव है? तो वह बहुकोशिकीय होता है, पादप के समान होता है। पौधे किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? संरचनात्मक, बीज की उपस्थिति और संवहन के तंत्र के आता है। जीवों के वर्गीकरण के पादप प्राणी में मुख्य अंतर क्या है? तो ऐसा होगा पोषण और गति के अंतर्गत आता है। जीवों को कितने डोमेन में बांटा गया है? तो इसे 3 में बांटा गया है, बैक्टीरिया, आर्चिया और एकारिया। यूकेरियोटिक जीव कौन से आता है, कौन से हैं? तो आंसर होगा प्रोटिस्ट, कवक, पौधे और जानवर आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव कौन से हैं? तो आंसर होगा बैक्टीरिया और आर्किया के अंतर्गत आता है। जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? समान गुण वाले जीवों के व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं। 50 प्रश्न पूरा हुआ दोस्तों बायोलॉजी के। नेक्स्ट है जंतुओं के वर्गीकरण से क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन हैं। तो जानवरों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो उसे सहजीवी और स्वतंत्र जीवी मतलब बांटा गया है। प्राणियों के मुख्य पादप समान कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा नर्मकाय होगा। कीट किस वर्ग में आता है? तो आंसर होगा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। मछली किस प्रकार के पृष्ठीय तंतु रखते हैं? आंसर होगा कशेरुकी। स्तनधारी जानवर किसके अंतर्गत आता है? मैमालिया के अंतर्गत आता है। उभयचर किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स किस जानवर के अंतर्गत हैं? तो ठंडे खून वाले जीव को जो है रेप्टाइल्स कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक नाम क्या है? पक्षियों के वैज्ञानिक नाम एप्स हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? अंडा देने वाले स्तनधारी जो है उसे मोनोट्रेम्स कहते हैं। प्राणी जगत में सबसे सरल जानवर कौन सा है? स्पंग को कहते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे पहले बहुकोशिकीय जीव था तो वो सब क्या कहेंगे? कोलेंटेरेटा। कीटों के बाहरी कंकाल क्या कहलाते हैं? एक्सोस्केलेटन कहते हैं। मोलस्का किस प्रकार के जीव हैं? यह सॉफ्ट बायोडेट होता है, बायोडेट। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेस्टेल।
क्रेस्टेसिया कौन से जीव हैं, तो ये जीव में शामिल है, तो ये आंसर होगा झींगा, केकड़ा आएगा। सर्प किस वर्ग में आता है, तो रेप्टाइल के अंतर्गत आता है, रेप्टेलिया। मेढक किस प्रकार के जीव है, तो एम्फीबिया जो होता है वह मेढक में आता है, एम्फीबिया। ठीक है। शिशुओं के वयस्क में जलचर कौन से हैं, आंसर होगा एम्फीबिया। स्तनधारी जानवर में पोषण का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो दूध होता है। पक्षी किस प्रकार के त्वचा रखते हैं, तो वह पंख और स्केल। मछली किस प्रकार के त्वचा रखती है, तो आंसर होगा तरल और स्केल की ढकी से होता है। जंतु वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो शारीरिक संरचना और अंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। कीटों के संख्या कितनी अधिक होती है, सबसे अधिक जाति के प्रजाति होते हैं। अंडाशय स्तनधारी कौन से हैं, न रेप्टेलियट एवं एकीडाना होगा। उष्णकटिबंधीय वन में सबसे अधिक जैव किसकी है, तो कीट और भक्षी की है। जानवरों के शाखाओं में सबसे बड़ा समूह कौन सा है, आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ देख सकते हैं 76। मोनेरा किस प्रकार के जीव हैं, तो यह एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्ट किस प्रकार के जानवर हैं, तो यह यूकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय अंतर्गत आता है। कवक किस श्रेणी में आता है, तो कवक जो होता है वह फंगी के श्रेणी में आता है, फंगी। पौधे किस डोमेन में आता है, तो होगा यूकेरिया के अंतर्गत आता है। जानवर किस डोमेन में आता है, तो यह ओकेरिया के अंतर्गत आता है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है, तो मोनेरा के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है प्रोटिस्ट का प्रमुख उदाहरण क्या है, तो एमोविया। कवक का प्रमुख उदाहरण क्या है, तो आंसर होगा पेनिसिलियम। पौधों का प्रमुख उदाहरण क्या है, तो आंसर होगा फर्म, आंसर जाएगा फर्म और ब्रायोफाइटस। जानवर के प्रमुख उदाहरण क्या हैं, तो जानवरों के प्रमुख उदाहरण जो है लायन और ह्यूमन है। अब है जैव विविधता से प्रश्न है, 10 प्रश्न है। क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे अधिक केंद्र कौन सा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं, जहां हमेशा वर्षा होती रहता है। प्रजातियों की विविधता किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति आता है। आनुवांशिक की विविधता किसे कहते हैं, एक प्रजाति में तीनों के जीनों की विविधता को कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र विविधता का अर्थ क्या होता है, ना अलग अलग आवासों में जीवन रूपी की विविधता। जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी होता है, ना पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। जीवों के वर्गीकरण जैव विविधता को कैसे प्रभावित करता है, तो आंसर होगा पाचन संरक्षण में मदद करता है। वनस्पति विविधता किस क्षेत्र में अधिक होता है, आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आता है। जंतु विविधता किस क्षेत्र में अधिक होता है, तो आंसर जाएगा ना उष्णकटिबंधीय समुद्र क्षेत्र में आता है। जैव विविधता का वैश्विक स्तर का ध्यान क्या कहलाता है, आंसर होगा ग्लोबल बायोडायवर्सिटी होगा। जैव विविधता का स्थानीय स्तर का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर होगा लोकल बायोडायवर्सिटी कहलाता है, बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के मूल उद्देश्य के 10 प्रश्न हैं। जीव विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जीवन प्रक्रिया में संरचना को समझना कहलाता है। कोशिका संरक्षण का अध्ययन किसमें जाता है, तो आंसर होगा ना साइटोलॉजी। आनुवांशिकता का मुख्य अध्ययन क्या है, वंशानुगत लक्षण के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्यों आवश्यक है, तो रोगजनक एवं औषधि जन के उपयोग में होता है। जीव विज्ञान के पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ना जीवन और पर्यावरण संबंध को समझने के लिए। तो टोटल क्वेश्चंस दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चंस लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिला दोस्तों, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो से क्वेश्चंस था, और सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, और यह सभी क्वेश्चंस जो है NCERT बेस्ड था। ठीक है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट इसी प्रकार करते हैं दोस्तों। और आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।